नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आज हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 7 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो आज अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां। तो क्या चैलेंजेस हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं, और उसको उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत हमारी जो सरकार है वो किस प्रकार के प्रयास करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो प्रमुख चुनौतियां हम लोग इसमें देखेंगे वो बेसिकली पुवर्टी यानी कि गरीबी या निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो प्रमुख जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपने इस पाठ से संबंधित या पिछले पाठों या फिर किसी अन्य विषय से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, आप हम लोगों के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं। हम लोग जैसे भी वो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से उनकी जो आपकी समस्याएं होंगी उनको हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जो जानने वाले हैं, अपने दोस्त, अपने परिचित, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनमें निर्धनता है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जो निर्धनता और बेरोजगारी होती हैं वो लगभग एक कॉमन, उनको आप समस्या समझ सकते हैं। निर्धनता किस कारण होती है? उन कारणों में से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति है, उसको काम नहीं मिलेगा या जो काम वो कर सकता है, ऐसे व्यक्ति जो कि सक्रिय हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोग अगर जिनको जो कि काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी की वजह से आदमी अपना जो जीवन यापन है उसके लिए जो आवश्यक, जो मूलभूत जो सुविधाएं, आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो निर्धन व्यक्ति का जीवन उसको जीना पड़ता। तो आप और हम लोग जानते हैं कि अच्छा जीवन जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन होता ये है कि क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं और जो पूरा एक देश है उसके सम्मुख उन संसाधनों को बांटने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। भारत, हम और आप लोग जानते हैं कि एक बहुत निर्धन देश माना जाता है, जिसके अंतर्गत की जो निर्धनता है वो काफ़ी बड़ी एक समस्या है। साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी की सारी चुनौतियां उसके सम्मुख हमेशा रहती हैं, ठीक है। भारत सरकार, जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि निर्धनता होती क्या है, निर्धनता की परिभाषा कैसे दी जाती है। तो भारत सरकार की योजना आयोग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अपने भोजन से ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी नहीं मिल पाते हैं, वो निर्धन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो किलो कैलोरी है वो जो आपके जो ऊर्जा होती है काम करने की, उसका मात्रक होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि गांव में अगर 2400 किलो कैलोरी का वो पदार्थ नहीं खा पा रहा है, खाद्य पदार्थ नहीं खा पा रहा है जिससे कि उसको 2400 किलो कैलोरी मिल पाए, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी अगर नहीं मिल पाती हैं तो उसको हम लोग गरीब मानते हैं, ठीक है ना, निर्धन कहलाता है वो ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है ये एक अलग कमेटी बनाई गई थी। अलग कमेटी जो थी उसने सन 1979 में 1979 में इस परिभाषा को दिया था, ठीक है ना। इस जो परिभाषा आपकी किताब में लिखी हुई है ये 1979 में दी गई परिभाषा है, जो कि अलग समिति के द्वारा दी गई थी। तो इसमें क्या है, यदि व्यक्ति काम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन खरीदने के लिए अनिवार्य राशि कमाने में समर्थ नहीं होता है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे या स्पष्ट रूप से निर्धन कहलाता है। मतलब जो ये किलो कैलोरी है इनके हिसाब से आप एक रेखा खींच लीजिए। ये रेखा दिखा रही है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 किलो कैलोरी वाली जो रेखा है उससे कम अगर कोई खा रहा है, कोई
से कम अगर वस्तु की का उपभोग कर पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए 2400 की जगह केवल 2300 कर रहा है, तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। क्यों? क्योंकि जो गरीबी की रेखा है वो 2400 पर है। 2400 से ऊपर का व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा, 2400 से नीचे का व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है ना? तो हम कहते हैं गरीबी की रेखा से ऊपर या गरीबी की रेखा से नीचे। जो 2400 किलो कैलोरी नहीं ले पा रहा है वो गरीबी की रेखा से नीचे कहलाएगा। ठीक है? तो और उसको ही स्पष्ट रूप से निर्धन कहेंगे, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे है। 2400 किलो कैलोरी से कम जिसका इनटेक है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी। अब ये 2400 ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आदमी को ज़्यादा शारीरिक कार्य करना पड़ता है, ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये तो थी अलग कमेटी की। अब जो 2014 है उसमें एक रंगराजन समिति बैठाई गई जिसने ये फैसला दिया, उसने कहा कि हम देखेंगे कि आदमी का खर्चा कितना है। ठीक है ना? मतलब एक महीने में वो कितना कंज्यूम करता है, कितना कंजम्पशन है उसका, तो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पर, कंजम्पशन का जो खर्चा है, मतलब जो उसका उपभोग का जो खर्चा है, उसके बेस पर गरीबी की परिभाषा बनाई। और उसके हिसाब से क्या था कि जो व्यक्ति 1407 रुपये प्रति महीना कमाता है, खर्च करता है, कमाने का नहीं, 1407 रुपये खर्च करता है कहाँ, शहरी क्षेत्रों में, और 972 रुपये खर्च करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है ना? तो अगर इतने खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर इससे कम खर्च करता है तो वो निर्धन है। ठीक है? तो रंगराजन समिति ने ये सुझाव दिया कि हमको गरीबी की परिभाषा ऊर्जा के बेस पर नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो कितना आदमी खर्च कर पा रहा है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है ना? तो 1407 रुपये से ज़्यादा अगर खर्च कर रहा है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है, अगर 972 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है। ठीक है? ये भी एक परिभाषा है। तो अब इस आधार पर जो ये पहली परिभाषा थी अलग कमेटी के द्वारा 1979 में दी गई, उसके आधार पर ये पाया गया है कि जो वर्ष 2004-5 में भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 27.5% भाग गरीब था। ठीक है ना? और जो कि लगभग कितना आता है, 27 करोड़ आता है। ठीक है? क्योंकि उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो 100 करोड़ से थोड़ी कम थी। अब है भारत सरकार के अनुसार यदि भोजन, वस्त्र, जूते और दूसरे खाद्य मते भी शामिल इसमें अगर कर ली जाए, क्यों? क्योंकि केवल ये तो है नहीं कि आदमी को अपने जीवन यापन करने के लिए सिर्फ खाना ही चाहिए, सिर्फ ऊर्जा ही चाहिए, उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए। ठीक है ना? और खाने में सिर्फ खाद्यान्नों के अलावा भी उसको कई सारे और गैर खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। तो उन सबको अगर शामिल कर लिया जाए तो भारतीय जनसंख्या का लगभग 37% से अधिक भाग, यानी कि 37 करोड़ लोगों से अधिक जो लोग थे वो निर्धन थे। कब? वर्ष 2004-5 में। ठीक है ना? तो जो पहली वाली जो 27% करीब 27.5% था वो था सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न के बेस पर। अगर हम खाद्यान्नों के साथ साथ भोजन, वस्त्र, जूते और अलग और पदार्थ भी मिला लें तो उनके आधार पर 37% हो जाएगा। ठीक है ना? तो 37 करोड़ लोग करीब होंगे जो कि गरीब थे 2004-5 में। तो इसी प्रकार जो ये गरीबी की समस्या है इसी के साथ एक जुड़ी हुई रोजगार की समस्या भी है। तो रोजगार के विषय में भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? गरीबी का एक प्रमुख कारण उन व्यक्तियों में बेरोजगारी है जो काम करने के इच्छुक हैं। मैंने आपसे कहा ना, जो सक्रिय हैं, जो चाहते हैं कि उनको काम मिले, ऐसे लोगों को अगर काम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है ना? तो और उन व्यक्तियों की बेरोजगारी तो और बुरी है जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ये एक चित्र मैंने दिखाया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर एक नौकरी है उसके लिए कितने सारे आवेदन इसके व्यक्ति के हाथों में हैं। ठीक है ना? कितने सारे जो एक नौकरी के लिए कितने सारे आपके पास विज्ञापन प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि किस हद तक जो समाज है, जो हमारा देश है, उसमें बेरोजगारी की समस्या है। तो भारत में उद्योगों, शिक्षा और प्रशिक्षण की धीमी वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। भाई रोजगार मिलता कहाँ है? उद्योगों में मिलता है। तो उद्योगों की अगर वृद्धि धीमी होगी, कम रफ्तार से उद्योग धंधे लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रोजगार कम मिलेगा। ठीक है ना? और उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और ऐसे ही शिक्षा और प्रशिक्षण भी अगर कम होगा
अगर लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन के बेस पे क्या होता है, आदमी काबिल बनता है और उसके बेस पर वो कई जगह पर रोजगार के लिए प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार प्राप्त हो जाता है अगर व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है ना। समस्या तब ज्यादा हो जाती है जब आदमी अशिक्षित होता है, ठीक है ना। और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी है, कोई ना कोई तकनीकी शिक्षा या किसी प्रकार का और प्रशिक्षण जिसके माध्यम से कि कुछ ना कुछ वो कौशल उसके अंदर आ सके। तो ऐसी चीजें जरूरी हैं। इन चीजों में अगर वृद्धि नहीं होती है तो बेरोजगारी की दर बढ़ती है। तो हमारी जो खेती किसानी है उस पर भी जनसंख्या का अधिक भार है और उसमें रोजगार मौसमी है, ठीक है ना। मौसमी है मतलब हर सीजन में आपको रोजगार कृषि में नहीं मिलता है। जब फसल बोनी होती है, फसल को तैयार करने के लिए खेत को तैयार करना होता है, उस समय रोजगार होता है, या फिर जब फसल काटनी होती है तब रोजगार होता है। इसके अलावा जो रोजगार है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहां पर मौसमी रोजगार होता है, कुछ कुछ मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही भारत में वर्ष 2010 तक श्रम शक्ति की जनसंख्या लगभग 43 करोड़ थी, ठीक है ना। श्रम शक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो कार्य कर सकते हैं और जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में आती है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने लोग थे, लगभग 43 करोड़ लोग थे। कब, वर्ष 2010 में। दैनिक आधार पर लगभग 3 या 4 करोड़ या श्रम शक्ति के लगभग 8% लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार को देखें तो लगभग 3 या 4 करोड़, या जो श्रम शक्ति है 43 करोड़ जो हमने ऊपर बात की थी, उसका लगभग 8% लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब इस चीज से लड़ने के लिए जो ये गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, सरकार ने रोजगार उत्पन्न करने और निर्धनता उन्मूलन यानी कि निर्धनता को मिटाने के मतलब पोवर्टी इरेडिकेशन बोलेंगे उसको, ठीक है ना इंग्लिश में। इरेडिकेट करेंगे आप गरीबी को, पोवर्टी को, निर्धनता को उन्मूलन करेंगे, उसका मतलब मिटा देंगे जड़ से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रखे हैं इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, इसको आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और सबसे आखिरी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं योजनाएं हैं, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में तीनों ही हैं इसलिए हम सिर्फ इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो पूरे राष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि है या जो गांव के लोग हैं, उनके लिए रोजगार की गारंटी इसके अंदर दी जाती है। मतलब उनको गारंटेड रोजगार मिलेगा, कुछ दिन का रोजगार उनको गारंटी होगी कि इतने दिन का रोजगार उनको दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन को रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध कराना है। अब ये जो रोजगार होगा ये दिमाग वाला रोजगार नहीं होगा, मतलब ये मानसिक श्रम नहीं करना होगा, इसमें आपको शारीरिक कार्य करना होगा। इसके अंदर जो सरकार प्रोवाइड कराती है रोजगार, वो कराती है ऐसा जिसमें कि शारीरिक श्रम इन्वॉल्व होता है, कार्य अकुशल होता है और शारीरिक कार्य की प्रकृति का होता है, जिसमें कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मजदूरी वाला काम आपको करना होगा। सरकार आपको 100 दिन की जो वेतन जो रोजगार गारंटी है उसके साथ उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। मतलब 100 दिन का वेतन आपको वो देगी, आपको कुछ ना कुछ कार्य गांव के अंदर करना होगा। उसमें कई सारे कार्य शामिल होते हैं, जो कोई सा भी काम आप कर सकते हैं। यह योजना वर्ष 2006 में भारत के 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। इसके पश्चात 2008 में इसकी घोषणा पूरे देश के लिए कर दी गई। 2008 से ये पूरे देश में लागू है। किसी परिवार का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क सदस्य एक वर्ष में 100 दिन का शारीरिक कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कर सकता है, ठीक है ना। वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर का हो, तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष में 100 दिन का शारीरिक कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कर सकता है। वर्ष 2010 में दिसंबर के महीने तक लगभग 4.1 करोड़ परिवार, ठीक है ना, 4.1 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा चुके थे। और वर्ष 2010-11 में इस योजना को चलाने के लिए सरकार ने लगभग 40,100 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे। इनको याद करेंगे, इनको अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको
सही नंबर मिलेंगे, सही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो ये आंकड़े आपको थोड़ा सा रटने पड़ेंगे, थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये फिर इसके नाम से आप देख सकते हैं, ये है ग्राम से संबंधित, और किस प्रकार का रोजगार है, स्वरोजगार। ठीक है ना, तो रोजगार ऐसा रोजगार जो कि आप जिसके मालिक खुद आप हैं, ठीक है ना, आप अपना काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्वरोजगार। तो इसके अंतर क्या है, ये योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आय सृजन करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। तो इस योजना का प्राथमिक जो केंद्र बिंदु है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए, और महिलाएं, ठीक है ना, वुमेन। किंतु अन्य भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये है तो जो जो इसका केंद्र बिंदु है, जो ये किन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और साथ में स्त्रियां। लेकिन अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो उनको दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होंगे या महिलाएं होंगी। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ काम करने की, जो भी काम वो करना चाहते हैं। बैंक से ऋण और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। मतलब हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे जहां पर कि गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न प्रकार के कौशल के प्रोग्राम होंगे, जो भी वो काम करना चाहें, वो मधुमक्खी पालन करना चाहें, वो मशरूम उगाना चाहें, ठीक है ना, किसी प्रकार का वो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण यहाँ से ले सकते हैं। लगभग 77,000 ग्रामीण युवक इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2010 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। जब से ये योजना प्रारंभ हुई उसके बाद से लगभग 77,000 लोगों ने इसमें ट्रेनिंग ले ली थी। इसके पश्चात है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये किसके लिए होगी, शहरी, तो ये शहर में रोजगार प्रोवाइड करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हैं। यह योजना सर्वप्रथम 1997 में आरंभ की गई। इसके बाद 2009 में बहुत से नए प्रयास इसमें जोड़ दिए गए। कौन कौन से, जैसे स्वरोजगार सृजन करने के कार्यक्रम, ठीक है ना, इसके अंतर्गत किस प्रकार से अपना काम करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण स्त्रियों के लिए कार्यक्रम इसमें डाला गया। शहरी निर्धनों के लिए प्रशिक्षण, मतलब जो गरीब लोग होते हैं शहर में उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। इसी प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वेतन रोजगार कार्यक्रम। सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए लगभग 590 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2010 तक कुल 6,50,000 से अधिक परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये भी काफी पॉपुलर एक योजना है, एक स्कीम है, जिसके की माध्यम से शहरी जो लोग हैं उनको रोजगार, जो शहरी निर्धन लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। ये तो बात हुई गरीबी की और बेरोजगारी की। अब एक जो समस्या है और जो चैलेंज है सरकार के सामने, एक चुनौती है, वो है शिक्षा उपलब्ध कराने की। किनको, जो पूरे देश की जनसंख्या है उसको शिक्षा उपलब्ध कराने की एक चुनौती हमारे राष्ट्र के सामने है। तो हमारे राष्ट्र के सामने जो दूसरी चुनौती, सभी नागरिकों को शिक्षित करना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता की दर 82.14%, ठीक है ना। इससे पता चल रहा है क्या कि लगभग 18% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं की और स्थिति खराब है, 65.46, 65% महिलाएं ही शिक्षित हैं। इसके अलावा जो 35% लगभग महिलाएं होंगी वो अशिक्षित हैं। और कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के जो वयस्कों की जो प्रतिशतता है वो है 74.04। इसका मतलब है 26% लोग हमारे देश में 2011 में अशिक्षित थे। ठीक है, तो एक भारत सरकार ने सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। कौन कौन से, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना, और उच्च और तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका मतलब एक कानून बना दिया गया 2009 में, जिसके की अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मतलब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
दिया गया। तो भारत सरकार ने वर्ष 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब हर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर 6 से 14 साल के बीच का है तो वो जाकर क्लेम कर सकता है कि उसको शिक्षा चाहिए, ये उसका अधिकार है, ठीक है ना। सरकार को उसको फ्री में शिक्षा उपलब्ध करानी पड़ेगी। यह नियम कब से लागू हुआ? अप्रैल 2010 में। ये 2009 में बन गया था, लेकिन लागू किया गया उसको अप्रैल 2010 से। तो अब 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा का दावा कर सकते हैं और सरकार इसे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको उपलब्ध कराएगी। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मुख्य योजनाएं। तो ये तो बात हुई थी, अभी हमने करी वो जो बच्चों के लिए जो आया, ठीक है ना, कि किस प्रकार से उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अब है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए जो मुख्य योजनाएं हैं वो हैं सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशित शिक्षा, तथा लास्ट में है साक्षर भारत। तो जो अभी हमने बात की थी वो तो थी बेसिक शिक्षा की, मतलब एक शिक्षित होना और प्रारंभिक शिक्षा लेना और माध्यमिक शिक्षा लेना अलग अलग चीजें हैं। तो वो जो बेसिक वाला था उसके लिए तो जो अभी कानून हमने बात किया, अधिनियम जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ वो हुआ। प्रारंभिक मतलब जो प्राइमरी और जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसकी शिक्षा के लिए भी योजना सरकार लाई। इसके अंतर्गत जो योजनाएं थी वो ये जो मैंने आपको पढ़ के बताई, सर्व शिक्षा अभियान और जो मिड डे मील मिलता है वो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशित शिक्षा और साक्षर भारत। इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की साझेदारी में इसको लागू किया गया है। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम जो कि इसके बाद आया, उसको ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में उसी प्रकार से सुधार किया गया है। जो शिक्षा के अधिकार के अंदर जो चीजें आ गई थी उनको उसके अंदर डाल दिया गया है। इसमें क्या है, विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन, बच्चों को विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर तक रखना, विद्यालय के कैंप में वापस भेजकर सत्कार कराना, मतलब उनको फैसिलिटीज देना, शिक्षा की गारंटी देने वाले केंद्र स्थापित करना, ऐसे जगह स्थापित करना जहां पर की शिक्षा की गारंटी हो, अगर जो भी व्यक्ति जाए वहां पर उसको एडमिशन मिले, ठीक है ना, किसी को मना ना कर सकें, शिक्षा की गारंटी देने वाले केंद्र। शिक्षा देने में जाति, लिंग आदि के कारण आने वाले अंतर को समाप्त करना, ऐसा ना हो कि लोग किसी एक विशेष जाति वालों को वहां पर एडमिशन ना दें या किसी एक विशेष लिंग के लोगों को वहां पे एडमिशन ना दें, जैसे महिलाओं को ना दें, लड़कियों को ना दें, ठीक है ना। तो ये सारे जो अंतर हैं इनको समाप्त करना, ठीक है ना। ये सब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आया। तो सितंबर 2010 तक जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके अंतर्गत 3,09,727 नए विद्यालय बने थे, जिनमें लगभग 11 लाख मास्टर रखे गए और लगभग 9 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तकें इसके अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। और बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा देने की योजना नाम का एक मुख्य घटक है। मतलब जो मुख्य प्रारंभिक स्तर है उस पर बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना नामक एक प्रमुख घटक है। मतलब 5वीं तक जो बच्चों को शिक्षा देनी है उसके लिए एक विशेष कंपोनेंट उसके अंदर रखा गया इस योजना के अंतर्गत। इसमें जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम के आवासीय विद्यालय खोले गए, जिसमें कि जो लड़कियां हैं उनको ही केवल एडमिशन मिलता है और उनकी पूरी शिक्षा मुफ्त में होती है। उनके रहने सहने का भी उसके अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इंतजाम किया जाता है। अगला है विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो आपने देखा होगा आपके आसपास भी ऐसे स्कूल होंगे जहां पर कि बच्चों को दोपहर में यानी कि मिड डे मील प्रदान किया जाता है, मतलब दोपहर का भोजन उनको दिया जाता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था बच्चों को अच्छा भोजन देकर स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ इसका एक और भी वो था जो कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, मतलब विभिन्न वर्ग के बच्चों को निकट लाने के लिए भी ये कारगर साबित हो रहा है। एक दूसरे के प्रति इससे सद्भावना का विकास हो रहा है, ठीक है ना। 14 करोड़ से अधिक बच्चों को 2009-10 में इससे लाभ हुआ है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि लोग अगर पढ़ने के लिए नहीं तो कम से कम बच्चों को अपने खाना खाने के लिए वहां भेजते हैं और उस बहाने से बच्चे वहां पर जाकर पढ़ लेते।
इसके पश्चात है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 में प्रारंभ किया था इसको सरकार ने। इस कार्यक्रम में जो कुल खर्चा जो होता है उसका 75% मतलब 75% यानी कि 100 में से 75 रुपये कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, और जो 25% यानी कि 25 रुपये राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना होता है। जो प्रोग्राम चलता है, इस प्रोग्राम के अंदर पैसा जो खर्च होगा उसमें जो मेजॉरिटी जो स्टेक है मतलब 75% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है। जबकि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए ये अनुपात कितना है, 90:10 है। ठीक है ना। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो इलाके हैं हमारे इंडिया में, उनको विशेष कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं क्योंकि वो बहुत दूरस्थ स्थित इलाके हैं जहाँ पर की जो सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हैं। तो वहाँ जो केंद्र सरकार है वो लगभग 90% पैसा वहाँ देती है और वहाँ की राज्य सरकारों को केवल 10% लगाना होता है। ठीक है ना। उनको विशेष सुविधा दी जाती है। अगला है विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशित शिक्षा। तो जो विकलांग होते हैं जिनको अब दिव्यांग कहा जाता है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए सरकार ने 2009-10 में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के स्तर तक अध्ययन करने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। मतलब उनको अपने पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। 100 का 100% जो सहायता करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र करेगा। ठीक है ना। राज्य को भी नहीं करना है, सारा पैसा उसका केंद्र सरकार देगी। अगला है साक्षर भारत। इसके अंतर्गत क्या है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के युवकों में शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने राष्ट्रीय साक्षरता लक्ष्य को साक्षर भारत के रूप में पुनः ढाला है। मतलब जो उसका एक लक्ष्य था कि पूरा जो राष्ट्रीय साक्षरता को लेके आया जाए, उसको नए नाम यानी कि साक्षर भारत के रूप में अब प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से भी जो 15 वर्ष से जो ज़्यादा के लोग, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनके अंदर शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। ठीक है ना। और इस कार्यक्रम का जो विशेष केंद्र बिंदु है, जो मेजर फोकस पॉइंट है, वो है महिलाएं। ठीक है ना। उसमें महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक इसके अंदर देखा। अब हम जो अगला जो शिक्षा में बचा हुआ है वो है तकनीकी शिक्षा। ठीक है ना। तकनीकी शिक्षा वाला जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो बाकी की जो समस्याएं हैं जिसमें कि स्वास्थ्य भी आता है, और उस चीज़ को भी हम आगे उठाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप हम लोगों का ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जो कि है 7895860757। और अपने जो कोई भी कमेंट हैं, कोई भी आपको सवाल पूछना है वो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है लास्ट में कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ उठा सकें।